नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां व पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि पर हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे कि जब आदिकालीन साहित्य रचा जा रहा था तो उस समय जो है कि पृष्ठभूमि क्या थी। तो उसमें की पृष्ठभूमि हम देखते हैं तो हमें तीन बातें जो है प्रमुख रूप से नजर आती हैं। पहला तो यह है कि यह वही दौर है जब विदेशी आक्रांता, विशेषकर मुस्लिम आक्रांता भारत पर आक्रमण कर रहे थे उत्तर पश्चिम से और भारत को रौंद रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ यह जो सिलसिला है आगे महमूद गजनवी, गोरी से लेकर ये चलता ही रहता है। यानी कि विदेशी आक्रांता जो है, मुस्लिम आक्रांता भारत में उत्तर पश्चिम के रास्ते से आ रहे थे और भारत के लोगों को पराजित करते हुए जा रहे थे, लूट रहे थे, यहाँ पर तोड़फोड़ मचा रहे थे। तो यह इसकी एक परिस्थिति थी, यह स्थिति थी। दूसरी ओर भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उत्तरी भारत की, वो कैसी थी? केंद्र में जो है किसी एक जो है कोई एक केंद्र का कोई बड़ा शासन नहीं था। केंद्र में कोई शासन वैसा बड़ा था नहीं, कंसोलिडेटेड पावर जिसको बोल सके वो नहीं था। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में भारत उस समय बटा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ये इसकी साहित्यिक प्रवृत्ति में आगे दिखलाई पड़ेगा। भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और सामंत जो छोटे छोटे राज्य करते थे। कोई एक बहुत बड़ा पावर केंद्र में नहीं था। कंसोलिडेटेड पावर जिसको बोलते हैं, वर्धन वंश का जो है पतन हो चुका था। उसके बाद से भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता का अभाव था। तो यह उस दौर की परिस्थितियां थी। सामाजिक परिस्थितियां जो है उसमें जो है स्त्रियों की स्थिति जो है दिनानुदिन जो है अत्यंत शोचनीय होती चली जा रही थी। विदेशी आक्रांत आते थे, वह यहाँ पर धन और महिलाओं को लूटते थे। तो इससे होता क्या था कि महिलाओं की जो शादी की उम्र है, हम लोग देखते हैं कि 10वीं-12वीं शताब्दी तक आते आते महिलाओं के विवाह की जो उम्र है वह 8 वर्ष से उससे भी कम हो जाती है। और ऐसा माना जाने लगा कि 8 वर्ष की उम्र तक अगर आप अपनी पुत्री का विवाह नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़े पाप के अधिकारी होते हैं। तो इसकी परिणति क्या हुई? 8 वर्ष से कम उम्र में कन्याएं ब्याह दी गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? कन्याएं जो है शिक्षा एवं अन्य साधनों से वंचित रह गई। कन्याओं की यानी स्त्रियों की तो विदेशी आक्रांता लूटते ही थे। भारत में जो थे सामंत थे वह भी जो है स्त्रियों को मात्र भोग और विलास का साधन समझने लगे थे। और स्थिति यह आ गई थी कि कहा जाने लगा था, जाही की बिटिया सुंदर देखी ताहे पधाए धरे तरीवार। यानी जिसकी पुत्री सुंदर नजर आए उसके कंधे पर जाकर तलवार धर दो और उसको अपना बना लो। तो स्त्री जो है वह मात्र भोग की वस्तु समझी जाने लगी थी। तो यह कुल मिलाकर उस समय आदिकाल जब का साहित्य रचा जा रहा था तो उस समय की जो है हमारा सामाजिक और राजनीतिक परिवेश था। ऐसे ही सामाजिक और राजनीतिक परिवेश के बीच आदिकालीन साहित्य का सृजन हुआ। तो अब हम इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। आदिकाल की जो सर्वप्रमुख प्रवृत्ति थी, ठीक है, वह थी वीर गाथात्मकता। आदिकालीन जो रासो साहित्य है, अधिकांश रासो साहित्य में क्या मिलता है? वीर गाथात्मकता मिलता है। उस दौर के जो सामंत थे बहुत अधिक युद्ध लड़ते थे। तो जो उनके राज्य में कवि हुआ करते थे वो क्या करते थे? ऐसी ही रचना किया करते थे जिसमें कि वीर गाथात्मकता की प्रधानता हो, वीरता के तत्वों की प्रधानता हो, वीर रस की प्रधानता हो। तो वीर गाथात्मकता जो है आदिकालीन साहित्य की सर्वप्रमुख प्रवृत्ति है। इसकी प्रमुखता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका एक और नाम दिया था। जो नाम दिया था वो क्या था? वीर गाथा काल ही दिया था। इस दौर के साहित्य की जो है उन्होंने रासो काव्य के आधार पर ही दिया था और चार साहित्य के आधार पर। तो इस दौर के साहित्य में जो रचा जा रहा था वीर गाथात्मकता की मात्रा इतनी अधिक थी कि इसका एक और नाम जो है वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। वीर गाथात्मकता हम कहाँ देख सकते हैं? जैसा मैंने पहले बताया, रासो साहित्य में, हेमचंद्र की रचनाओं में, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में, विद्यापति द्वारा रचित, इसमें हमें वीर गाथात्मकता मिलती है। इस युग की जो दूसरी विशेषता थी, प्रमुख थी, वह थी श्रृंगारिकता। इस दौर में जैसा कि हमने देखा छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे आज और आपस में युद्ध लड़ा करते थे। आज वो सामंत है, कल होंगे या ना होंगे, कल हो ना हो टाइप की विचार थे कि होंगे या ना होंगे, इसका कोई पता ठिकाना नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे? वो भोग विलास, अतिशय भोग विलास में वो रमे रहते थे। और भोग विलास का साधन क्या था? स्त्री थी और एक साहित्य था, और साहित्य में श्रृंगारिकता, इसीलिए उस दौर के साहित्य की रचनाओं में जो है श्रृंगारिकता की प्रधानता हमें
दिखलाई पड़ती है, क्योंकि जो राजा जो थे या सामंत जो थे उनकी जो रुचि है ऐसे ही साहित्य में हुआ करती थी। श्रृंगारिकता के तत्व हमें कहाँ मिलते हैं? उस दौर में रचे जो हैं कुछ रासो काव्य में मिलते हैं, लौकिक साहित्य में मिलते हैं, और विद्यापति की रचनाओं में भी श्रृंगारिकता के तत्व हमें मिलते हैं। विद्यापति की पदावली में श्रृंगारिकता के तत्व हमें दिखलाई पड़ते हैं। अगली जो विशेषता है आदिकाल की, वह है आध्यात्मिकता। श्रृंगारिकता के साथ ही साथ जो है इस युग के साहित्य में जो है आध्यात्मिकता के भी तत्व भरपूर मात्रा में हमें दिखलाई पड़ते हैं। और ये कहाँ कहाँ दिखलाई पड़ते हैं? सिद्ध, नाथ, जैन साहित्य में हमें आध्यात्मिकता के तत्व जो हैं प्रचुर मात्रा में दिखलाई पड़ते हैं। और जैन साहित्य में भी जैनों ने जो चरित्र काव्य लिखे हैं उसमें क्या है? आध्यात्मिकता के तत्व भरपूर मात्रा में है। अपने जो है चरित्र नायकों की जो उन्होंने प्रशंसा की है उसमें आध्यात्मिकता के तत्व हैं। साथ ही साथ जो है ये जो पंथ थे ये अपने पंथ के नियम कानूनों का जो वर्णन करते थे, आदर्श जीवन जीने का जो वर्णन करते थे, आदर्श जीवन शैली का वर्णन करते थे, उसमें भी हमें आध्यात्मिकता के तत्व नजर आते हैं। जैसे हंसबा खेलबा रहिबा रंग, काम क्रोध ना करिबा संग, इस तरह के जो कुछ उदाहरण हैं गोरख पंथियों की जो रचनाएं हैं, नाथ में है, सिद्धों में है, उनके यहाँ हमें आध्यात्मिकता के तत्व नजर आते हैं। ओम चरियु, परमात्म प्रकाश, ऐसी ही कुछ रचनाएं हैं। अगली जो विशेषता है वह है लोक संपृक्ति अथवा शुद्ध मनोरंजन की प्रवृत्ति। आदिकालीन साहित्य पर कमोबेश ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वह लोक से कटा हुआ साहित्य था, पर मेरी ऐसी समझ है कि यह लोक से पूरी तरह से कटा हुआ साहित्य नहीं था। और ये हमको लोक जो है वहाँ कहाँ नजर आता है? जब हम वहाँ जो शुद्ध मनोरंजन की प्रवृत्ति वाले साहित्यों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से नजर आता है कि लोक की वहाँ विद्यमानता थी और भरपूर विद्यमानता थी। ठीक है, जैसे कि आप अमीर खुसरो की जो है मुकरियों, पहेलियों इत्यादि को ले लीजिए, क्या है? लोक की भाषा में रचा हुआ, लोक के जो है शब्द हैं, लोक के मुहावरों को लेकर उन्होंने और लोक से जुड़े हुए विषय वस्तु को उठाकर उन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया। तो लोक संपृक्ति भी इस दौर के साहित्य की एक विशेषता है। उदाहरण में आप दे सकते हैं वही कि जो अमीर खुसरो की रचनाएं हैं वो। अगला है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस दौर के जो साहित्य हैं उसकी बहुत बड़ी विशेषता क्या है, या प्रमुख तत्व, प्रमुख प्रवृत्ति कहेंगे, क्या है? वह है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस दौर के जो साहित्यकार हैं वो क्या थे? साहित्यकार थे वो मूलतः चारण थे, इसी कारण से इसको चारण काल भी नाम दिया गया है। ग्रियर्सन इसको चारण काल बोलते हैं। अपने सामंत की, जिसके अंदर वह रहते थे, जिसके दरबार में रहते थे, उसकी वो खूब प्रशंसा करते थे, क्योंकि उसके बदले में उन्हें मुहरें प्राप्त होती थी, धन प्राप्त होता था। ये प्रशंसाएं झूठी सच्ची जो भी हो वो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन वो अतिशयोक्ति में उनकी प्रशंसा करते थे जिनके आश्रय में ये रहते थे। तो इसलिए इस युग के साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति जो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी मिलती है।